हाय साथियों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। मतलब कोई सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें इन्फिनेटिव का यूज किया गया होता है, उस इन्फिनेटिव का वॉइस बनाना होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बताना है कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप इन सब सेंटेंसों के वॉइस को कभी पढ़े हो या नहीं जीवन में। जनरली हम लोग को वॉइस पढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये जो चीजें होती हैं नहीं बताई जाती। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में भर भर के बनते हैं। ठीक, जनरल रूल तो हमको बता दिया जाता है, लेकिन जो बेहतर रूल होता है, जो अच्छे रूल्स होते हैं, वह नहीं बताए जाते। चलिए आज की श्रृंखला में हम लोग सीखेंगे, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर कोई इन्फिनेटिव आ जाता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस देकर पहले मैं आपको दिखा रहा हूं आपसे कैसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा, फिर उस सेंटेंस का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसका एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद उस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। पहले एक सेंटेंस को सॉल्व करके देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता कैसे है, फिर हम लोग उसको पढ़ेंगे ढंग से, यानी स्ट्रक्चर को बना बना करके। जैसे आपको सेंटेंस दिया हुआ मिले, यू हैव टू डू दिस, you have to do this, करेक्ट। you have to do this यानी आपको यह करना पड़ा। सेंटेंस है तो इसमें क्या आया, देख रहे हैं, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद क्या गया, टू डू क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, उसके बाद दिस क्या है, ऑब्जेक्ट, दिस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर इस तरह से सेंटेंस मिलता है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है, वही हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में। आइए सबसे पहले हम लोग इसके जो इसका जिस स्ट्रक्चर पर यह सेंटेंस हमारा बना हुआ है, पहले उस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उस स्ट्रक्चर का पैसिव बनाते हैं, तब इस सेंटेंस का हम लोग बनाते हैं वॉइस यानी पैसिव वॉइस। आइए पहले हम लोग इसका एक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब कैसे सेंटेंस दिया रहेगा, यानी किस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस होगा, हम उसको पहचान पाएंगे कि यह वाला सेंटेंस जो है इस स्ट्रक्चर पर बनेगा। आइए स्ट्रक्चर को सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले आपको देखेंगे जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसमें आपको सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि यू क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जो है इन्फिनेटिव आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। इन्फिनेटिव क्या होता है पहले इसको समझेंगे। इन्फिनेटिव होता है कोई भी क्रिया होगी, उस क्रिया के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, टू का प्रयोग। हम लोग इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव और जेरेंड को आगे कहीं पढ़ेंगे। इन्फिनेटिव और जेरेंड किसका काम करते हैं, नाउन का काम करते हैं। यानी जब क्रिया के पहले कोई वर्ब हो, उसके पहले टू का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह इन्फिनेटिव बन जाता है। ठीक है, और क्रिया का मूल रूप होना चाहिए, कहने का मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो यानी इन्फिनेटिव क्या होता है, क्रिया के पहले, यानी डू क्या है, क्रिया है, इसके पहले क्या लगा, टू, तो यह क्या बन गया, इन्फिनेटिव। क्या बन गया, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव और जेरेंड के रूल को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, उसके बाद इन्फिनेटिव मिलेगा। ठीक है, इन्फिनेटिव मिलेगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, और यह जो सेंटेंस होगा किसका होगा, एक्टिव वॉइस का होगा। देखिए यू सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, टू डू इन्फिनेटिव है, दिस क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यानी अगर इस स्ट्रक्चर पर आपको सेंटेंस मिले तो आप उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, यानी यह जो ऑब्जेक्ट है चला आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो हम लोग क्या बोल देते हैं उसको, पैसिव ऑब्जेक्ट, सॉरी पैसिव सब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि अब यह सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, ना कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर, यानी पैसिव सब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट था कहां पर आ गया, सब्जेक्ट के स्थान पर। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव जो है सब्जेक्ट। पैसिव क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम लोग पैसिव वॉइस बना रहे हैं, क्योंकि यह सब्जेक्ट खुद काम नहीं करेगा, जो है इसके ऊपर काम होगा। ठीक ना, यानी हेल्पिंग वर्ब यानी पैसिव
सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब यहां पर रहेगा वही हेल्पिंग वर्ब यहां आ जाएगा। जिस टेंस में यह सेंटेंस होगा उसी सेंटेंस यानी उसी टेंस में यह भी जो है क्या बनेगा, इसका वॉइस भी बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, टू, ठीक है। कौन सा टू, यही वाला टू, ठीक है। इंफिनिटिव के पहले जो टू था वही टू का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, टू बी। उसके बाद जो वर्ब होता है, जो वर्ब है ना, जो वर्ब है या डू वर्ब, यानी डू क्या है, वर्ब है, तो वर्ब का कौन सा रूप हो जाता है, तीसरा रूप, यानी वर्ब का कौन सा रूप प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देंगे, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। फिर इसके बाद जो है कोई प्रीपोजिशन आएगा, जैसे बाई, इन, ये सब जो प्रीपोजिशन होते हैं इनका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। चलिए हम बाई सीधा लिख देते हैं इस बार, तो लेकिन आप समझते रहिएगा प्रेपोजिशन, यानी बाई का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था अब यह कहां चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। जब हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं उसको, पैसिव ऑब्जेक्ट, क्या बोल देते हैं, पैसिव ऑब्जेक्ट। तो जो ऊपर वाला सेंटेंस था, जो स्ट्रक्चर लिखा गया था यह वाला, यह एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था, ठीक। और जो हमने नीचे इस स्ट्रक्चर को बनाया है यह किसका स्ट्रक्चर हो गया, पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का, ठीक। अब जो ऊपर सेंटेंस यहां पर लिखा गया है इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो यू सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, टू डू इंफिनिटिव है, दिस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो दिस कहां पर चला आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, दिस। यह क्या बन गया, पैसिव सब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट था, जो ऑब्जेक्ट है वह कहां आ गया, सब्जेक्ट के स्थान पर। अब है जो है हेल्पिंग वर्ब था तो क्या लगा देंगे, है। उसके बाद टू, उसके बाद बी, ठीक। वर्ब का थर्ड फॉर्म डू है, अब डू का थर्ड फॉर्म डन। डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, डन। डू, डिड, डन, डन हो गया। उसके बाद प्रेपोजिशन बाई, ठीक है। प्रेपोजिशन क्या आएगा, बाई। कि बाई मैंने लिख दिया है ऐसे कि कुछ भी आ सकता है, बाई आ सकता है, इन आ सकता है, एट आ सकता है, वर्ब के अनुसार आता है, ठीक है। बाई आ गया। अब जो सब्जेक्ट है अब वो क्या बन जाएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट। यू सब्जेक्ट है, क्या बनेगा, पैसिव ऑब्जेक्ट। तो क्या लिख देंगे, बाई यू, ठीक। तो यह हो गया पैसिव वॉइस, यानी यह जो सेंटेंस है इसका पैसिव वॉइस हो गया, ठीक। तो आशा करते हैं यह रूल आपको समझ में आया होगा। और सेंटेंस को सॉल्व करते हैं, समझते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, ही इज टू ओबे, ही इज टू ओबे। ओबे का मतलब आज्ञा का पालन करना। ऑल माई ऑर्डर्स, ऑल माई ऑर्डर्स, यह सेंटेंस है, ही इज टू ओबे ऑल माई ऑर्डर्स, ठीक है। अब इसका बनाना है पैसिव वॉइस। तो ऑल माई ऑर्डर क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ऑल माई ऑर्डर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। ही क्या है, सब्जेक्ट है। और टू ओबे क्या है, इंफिनिटिव है। ओबे का मतलब आज्ञा का पालन करना, ओबे क्या है, क्रिया है। तो क्रिया के पहले क्या लगा है, टू, तो इसका मतलब यह क्या है, इंफिनिटिव। तो इसका कैसे बनेगा, ऑल माई ऑर्डर्स को हम लोग क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑल माई ऑर्डर्स, ऑल माई ऑर्डर्स, यानी मेरे सभी आदेशों को। ऑल माई ऑर्डर्स सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है। तो सब्जेक्ट यहां पर ही सिंगुलर था तो इज आया था, अभी प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जिस टेंस में यानी जिस टेंस में हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा उसी टेंस में पैसिव वॉइस का भी होगा, ठीक ना। ऑल माई ऑर्डर्स आर, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया टू, टू उसके बाद बी, टू बी। उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म ओबे है, ओबे का थर्ड फॉर्म ओबेड, ओबेड। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय, ठीक है, बाय। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है अब यह कहां चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर।
तो ही सब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर है। अब ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? हिम। क्या हो गया? हिम। ठीक है। अगर आपको इस तरह से वाक्य कोई मिलता है तो समझेंगे उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है। एक सेंटेंस यहां लिखा गया था, उसका सॉल्यूशन यहां पर था, एक यहां पर लिखा गया, इसका सॉल्यूशन यहां पर है। ठीक है। इसको लिखिए और एग्जांपल को करते हैं। चलिए और एग्जांपल्स को करते हैं। जैसे सी हैज टू पास, सी हैज टू पास दिस एग्जाम, दिस एग्जाम। ना सी हैज टू पास दिस एग्जाम, सी सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब, टू पास इन्फिनिटिव, दिस एग्जाम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कहां पर चला आएगा? सब्जेक्ट के स्थान पर। तो हम लोग क्या लिख देंगे? पैसिव ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट था यानी सब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। तो यही जो ऑब्जेक्ट है, यही जो ऑब्जेक्ट है कहां पर आएगा? पैसिव सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? पैसिव सब्जेक्ट। इन दिस एग्जाम ऑब्जेक्ट था, अब क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो दिस एग्जाम सिंगुलर है, सिंगुलर है, हैज लगा है तो हैज यहां पर भी लगेगा, जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में चेंज होगा वॉइस। दिस एग्जाम हैज, उसके बाद क्या आएगा? टू, हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब क्या आएगा? टू, टू, उसके बाद क्या आएगा? बी। ठीक। वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास का थर्ड फॉर्म पास्ट, पास का थर्ड फॉर्म पास्ट हो गया। उसके बाद जो है प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन के रूप में बाई आएगा, बाई आएगा। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था अब यह कहां चला जाएगा? ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। सी यहां सब्जेक्टिव केस में है, चूंकि यह सब्जेक्ट के स्थान पर है, अब यहां पर सी ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है, तो किस केस में प्रयोग किया जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहां पर सी सब्जेक्टिव केस में है और यहां पर सी किस केस में रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में क्यों रहेगा? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद कोई अगर प्रोनाउन आता है वह ऑब्जेक्टिव केस में आता है, क्योंकि जो प्रोनाउन आता है वह इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कंसेप्ट यह समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे हाँ यह कंसेप्ट हमको समझ में ढंग से आ गया। और आपको यह भी बताना है क्या यह सब कंसेप्ट आप कभी पढ़े हो या आपको पढ़ाया गया है, या आपको सिर्फ वही जो रूल्स हैं उसको पढ़ा करके छोड़ दिया गया है। ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।